हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बैंकिंग अवेयरनेस से इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं या फिर इक्विटी मार्केट किसे कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में पूरा ये वीडियो होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डेट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। तो अगर आपने डेट सिक्योरिटीज़ का वीडियो नहीं देखा है और आप नहीं समझ पाते हैं कि डेट सिक्योरिटीज़ क्यों ली जाती हैं, क्या उनका यूज़ होता है और कितने टाइप्स होते हैं, तो आप जो इससे पहले का बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो था उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम जनरली आज बात करेंगे आईपीओ के बारे में, एफपीओ के बारे में, ई आईपीओ क्या होता है, बोनस शेयर्स किसे कहते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं, सबके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे आईपीओ जारी किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में और पूरे एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो ये जो शेयर्स वाले जो आपको कॉन्सेप्ट होते हैं एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी मार्केट क्या होती है या इक्विटी मार्केट का मतलब क्या होता है। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी डेट सिक्योरिटीज़ की। तो डेट सिक्योरिटीज़ का प्रयोग क्यों कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर आपको कोई शॉप ओपन करनी है, कोई दुकान खोलनी है, तो आपको उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। तो आप कहाँ से ला सकते थे? तो पहला तरीका था कि आप कहीं ना कहीं से उधारी में पैसा लाएं डेट सिक्योरिटीज़ के थ्रू, और वहाँ से आप अपनी दुकान के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इन केस अगर आप डेट सिक्योरिटीज़ में नहीं जाना चाहते हैं, किसी को बॉन्ड इशू नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इक्विटी मार्केट का सहारा ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई शॉप ओपन की है। अब उसके लिए आपको ये लग रहा है कि मैं इसको और एक्सपेंड करूं, अलग अलग शहरों में अपनी दुकानें खोलूं, और आपने एक पूरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखी है। मान लेते हैं उसका नाम क्या है, एबीसी। ठीक है, एबीसी इंक नाम से आपने कोई कंपनी बना रखी है। ठीक है, तो ये जो आपकी कंपनी है, अब आप चाहते हैं इसका क्या हो, एक्सपेंशन हो। तो इसके एक्सपेंशन के लिए आप क्या करेंगे कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मान लेते हैं कि आपको अभी जितने पैसे हैं आपके पास, उसके अलावा आपको 20 लाख रुपए की ज़रूरत और है इसको और एक्सपेंड करने के लिए। तो ये 20 लाख रुपए आप कहाँ से लाएंगे? तो पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था डेट सिक्योरिटीज़ के थ्रू। अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो आप ये जो 20 लाख रुपए है ये कहाँ से लाएंगे? इक्विटी मार्केट से लाएंगे। इक्विटी मार्केट का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या कोई पैसे फालतू में आपको दे देगा? नहीं। तो आप क्या करेंगे, अपनी कंपनी एबीसी इंक के नाम से कुछ शेयर्स निकालेंगे। ठीक है, शेयर्स का मतलब क्या होगा कि आप अपनी कंपनी में हिस्सेदार बढ़ाना चाहते हैं। लोगों को ये ऑफर करेंगे कि हम अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा, या कह लीजिए एक तरीके से ओनरशिप, उसको बेच रहे हैं, और आप चाहें तो उस कंपनी का एक शेयर खरीद करके उस कंपनी का एक छोटा मालिक बन सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, शेयर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इस 20 लाख रुपए के आप शेयर्स निकाल दीजिए। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा आपकी कंपनी में, उनको लगता होगा कि हाँ आपकी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, उनको लगता होगा कि आपकी कंपनी भविष्य में अच्छा काम कर सकती है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेंगे। तो ये तो हो गया एक तरीके से इक्विटी मार्केट। अब इसमें दूसरा तरीका और क्या होता है कि कुछ लोग प्राइवेट शेयर्स यहाँ पे ऑफर करते हैं। प्राइवेट शेयर्स का मतलब क्या होता है, वो किसी शेयर मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर जारी नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनको एक साथ ही, मतलब कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक कंपनी हो जो उनको एक साथ ही फाइनेंस कर सके 20 लाख रुपए, और वो क्या करेंगे, उसके बदले उसको अपनी कंपनी के कुछ हिस्से का पार्टनरशिप बना लेंगे, या फिर कह लीजिए कुछ हिस्से का मालिक बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसके दो तरीके होते हैं। उसमें आपके टर्म आते हैं, जैसे हो गया एंजल इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट होता है, कोई एंजल इन्वेस्टर आपको मिल जाए, या फिर वेंचर कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी इसी में आता है। किसमें? प्राइवेट शेयर्स के कॉन्सेप्ट में। तो आपकी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है 20 लाख रुपए की, वो इन दोनों के जरिए आपकी सॉल्व हो सकती है अगर आप कोई शेयर नहीं निकालना चाहते हैं तो ये होता है इक्विटी मार्केट। अब हम सब, आपको ये समझ में आ गया इक्विटी का मतलब क्या है, कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स डिवाइड कर लीजिए और शेयर्स दे दीजिए, मार्केट में ला दीजिए, और लोग उसको खरीद सकते हैं। और लोग भी क्यों खरीदेंगे, उनको लगेगा कि मान लीजिए मैं कोई शेयर, आपकी कंपनी है, आपने 10 रुपये में शेयर निकाला है और लोगों को लग रहा है कि आपकी कंपनी मजबूत है, उसकी क्रेडिट अच्छी है, तो इसके शेयर्स आगे और महंगे होंगे, बिकेंगे और अच्छी कीमत पे। तो 10 रुपये में वो खरीद लेंगे शेयर्स को, और कल को आपकी कंपनी की मजबूत कंडीशन के हिसाब से आपके जो शेयर के दाम हैं, पहले ये 10 रुपये के थे और यही शेयर के दाम कल को 20 रुपये के हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर 10 रुपये में
खरीदे थे वो अब इसे 20 रुपये में बेचने का ऑप्शन है। तो उनको हर एक शेयर पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए लोग भी आपकी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। मतलब उनको ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनके पास, तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, कंपनी के शेयर हम खरीद लेते हैं, आप पैसे हमारे ले लो। नहीं, सब अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं। कंपनी अपने फ़ायदे के लिए, लोग अपने फ़ायदे के लिए। ये आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ बहुत बार हम देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, बिजनेस टाइम्स में देखते हैं, बहुत बार लिखा होता है अलग अलग कंपनियों के लिए। आईपीओ आखिर होता क्या है? तो आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। और यहीं से आपको समझ में आता है कि ये आईपीओ, इसे आईपीओ क्यों कहा जाता है। तो आईपीओ इसे कहा जाएगा तब जब आपकी जो एबीसी कंपनी, अभी हमने देखा था ना, एबीसी आपकी जो कंपनी है वो इससे पहले शेयर मार्केट में वो कहीं भी लिस्टेड नहीं थी। मतलब इससे पहले उसने कोई भी शेयर जारी नहीं किया हुआ था, उसके पास जो भी संसाधन थे उसी से वो अपना काम चला रही थी। तो ये जब पहली बार शेयर मार्केट में उतरेगी, अपने शेयर्स को लेकर के पब्लिक करेगी अपनी ओनरशिप को कि अब कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है, और ये प्राइवेट कंपनी से अब क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इसको क्या कहा जाएगा, इस जो स्टेप लेंगे इसको कहा जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब कोई कंपनी, या फिर कह लीजिए अनलिस्टेड कंपनी, तो ज़्यादा टर्म सही रहेगा, अनलिस्टेड कंपनी पहली बार अपने शेयर्स शेयर मार्केट में उतारती है, तो वो जो शेयर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऑफरिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिकली ट्रेडेड। मतलब कोई भी उसे खरीद सकता है। पहले हमने देखा था अगर एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटल का था तो प्राइवेटली था। प्राइवेटली का मतलब लोगों को नहीं पता है कि आप अपनी कंपनी के कुछ हिस्से को बेच रहे हैं। जिन लोगों को आप संपर्क करेंगे केवल उन्हीं को पता चलेगा, और अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो उतना हिस्सा खरीद करके आपको उतना पैसा दे सकते हैं। लिखा हुआ है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एक्वायरिंग मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक to finance its project and the company allots shares to the investors in return। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक साधन है पैसे को इकट्ठा करने का जनरल पब्लिक से, और यहीं से जो आपके प्रोजेक्ट हैं उनके जो पैसों की जो नीड है, फाइनेंशियल नीड है आपकी पूरी हो जाती है अगर लोग आपके शेयर्स को खरीदते हैं तो ये क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। या फिर कह लीजिए कि अगर आपने अभी तक अपनी कंपनी को लिस्टेड नहीं किया हुआ है तो आप पहली बार जब शेयर मार्केट में उतरेंगे अपनी कंपनी के शेयर्स को डालने के लिए ताकि लोग उसे खरीद सकें, तो वो जो शेयर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, आईपीओ। ठीक है, और यहीं से आपका एक टर्म निकलता है ई आईपीओ। ई आईपीओ का मतलब क्या है, अभी हम देखेंगे कि आईपीओ कैसे जारी किया जाता है, वो सारा स्टेप हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में चिंता मत करिए। ई आईपीओ का मतलब क्या होता है कि अगर ये जो आईपीओ वगैरह के काम हैं, आप शेयर निकालते हैं, फॉर्म निकालते हैं, शेयर्स निकालते हैं, अपनी कंपनियों में रखते हैं कि इतनी लास्ट डेट है, आप तब तक शेयर के लिए बिड कर सकते हैं, ये सारा जो काम होता है ये अगर मैनुअली होता है, ऑफलाइन होता है, पेपर पेन मोड में होता है तो आईपीओ कहलाएगा। ई आईपीओ का मतलब क्या है कि यही सारा काम अगर ऑनलाइन हो तो ये क्या कहलाएगा, ई आईपीओ कहलाएगा। मतलब होगा सारा काम वही, लेकिन ये आपका मैनुअली ना हो करके ऑनलाइन सारा काम होगा। अपने घर पे भी बैठ करके आप सारा काम कर सकते हैं, मतलब बैंक से अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिस कंपनी के शेयर आपको खरीदने हैं, और वहाँ के शेयर आपको जब मिलेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही पता चल जाएगा, ईमेल से, एसएमएस से। तो ये जो सारा काम होगा तो ये क्या कहलाएगा, ई आईपीओ कहलाता है। मतलब कोई एक अलग टर्म नहीं है, आईपीओ का ही टर्म है। अगर सारा काम ऑनलाइन होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा तो क्या कहलाएगा, ई आईपीओ कहलाएगा। आईपीओ के साथ साथ एक टर्म आपका और जुड़ा होता है जिसको कहते हैं एफपीओ। एफपीओ का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि अगर आपने अपनी एबीसी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो पहली बार मार्केट में निकाले हैं, या फिर कह लीजिए शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आपने रखे हैं, तो क्या कहलाता है, आईपीओ। मतलब आपको किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस चाहिए तो आपने आईपीओ निकाले पहली बार, तो क्या कहलाएंगे जो शेयर्स होंगे, आईपीओ। लेकिन आपने फिर से शेयर्स निकाले हैं अपनी कंपनी के, अब ये दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा। तो आपने जब पहली बार आईपीओ निकाले उससे पहले आप क्या थे, अनलिस्टेड कंपनी थे। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आपका नाम नहीं था। मतलब आपके नाम से अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदना चाहेगा तो आप कंपनी तो होंगे लेकिन आपका नाम जो होगा वो स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज नहीं होता था। लेकिन जैसे ही आपने आईपीओ निकाला तो आप अपना नाम स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज करा लेते हैं, लिस्ट करा लेते हैं। तो आईपीओ जब आप निकालते हैं तो आप अनलिस्टेड कंपनी रहते हैं, लेकिन आईपीओ के बाद आप क्या हो जाते हैं, लिस्टेड कंपनी हो जाते हैं। फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज में आपका शेयर चलने लगता है। कोई भी आपकी कंपनी का शेयर खरीदना चाहेगा तो वो स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकता है। तो अगर आपने एक बार आईपीओ निकाल दिया है उसके बाद आप कोई भी और
शेयर निकालते हैं बेचने के लिए, तो सारा का सारा शेयर क्या कहलाएगा, एफपीओ कहलाता है। मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए शेयर निकाला था, आपको पैसे की नीड थी, अब नया कोई प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, फिर से आपको पैसे की नीड है, आप शेयर निकालना चाहते हैं अपनी कंपनी के, और तो वो शेयर क्या कहलाएंगे, एफपीओ कहलाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, बड़ा आसान है। पहली बार निकालते हैं तो आईपीओ, उसके बाद जितनी बार आप निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, एफपीओ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आईपीओ, एफपीओ, ये सारी चीज़ें समझने के बाद चलिए अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है कि आईपीओ कैसे हम जारी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि आपको अगर आईपीओ जारी करना है अपनी कंपनी का, तो आप सुबह सुबह उठिए, अपने कुछ शेयर्स छापिए और चले जाइए स्टॉक एक्सचेंज में और कहिए मेरे शेयर्स हैं, आप इनको लगा दीजिए, लिस्ट कर दीजिए और हमारे शेयर्स जिनका मन होगा वो खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं होता। इतना अगर आसान होता तो बहुत सारे यहाँ पे गलत काम हो रहे होते, इलीगल काम हो रहे थे, लोगों के पैसे गायब हो रहे होते। मतलब कोई भी मुँह उठा के चला आता, कहता है मेरे शेयर्स हैं, मैं ये कंपनी हूँ, बहुत करोड़ों का टर्नओवर है मेरा, तो लोग खरीद लेते और आसानी से आप पैसा उनका ठग करके भाग सकते थे। तो इसीलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा लेजिबल बनाने के लिए, कानूनी बनाने के लिए और एकदम ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, तभी आप आईपीओ को जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हमको समझना होगा। जैसा पहला टर्म क्या होता है, प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो व्यक्ति होगा या फिर प्रमोटर किसी एक व्यक्ति या फिर किसी ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसको प्रमोटर ग्रुप कहा जाता है, फिर प्रमोटर सिंपली भी कह सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं प्रमोटर का मतलब कोई एक व्यक्ति ही हो, ये कोई एक ग्रुप भी हो सकता है। और ये व्यक्ति या ग्रुप वो लोग होते हैं जो उस कंपनी, जिसके लिए, जैसे मान लीजिए एबीसी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो इस कंपनी के लिए जिम्मेदार होंगे। मतलब एक तरीके से कह लीजिए वो इसके एक ओनर होंगे जिनका इस कंपनी में सबसे ज़्यादा हिस्सा होगा, या फिर कह लीजिए जो इस कंपनी के सर्वा होंगे, उसे हम कहते हैं प्रमोटर, जो उस कंपनी के लिए एकदम कोई भी डिसीजन लेने को तैयार रहे और उसके डिसीजन को मान्यता प्राप्त हो। तो प्रमोटर भी हो सकता है या फिर उसमें कई सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिसको प्रमोटर ग्रुप कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रमोटर क्या करता है कि वो अपनी जो कंपनी होती है जिसके वो आईपीओ निकालना चाहता है, उसके लिए वो किसी ना किसी अंडर राइटर से मिलता है। अंडर राइटर का मतलब क्या होता है, मतलब कंपनी खुद से भी अपने शेयर निकाल सकती है, हर काम खुद से कर सकती है, लेकिन ध्यान रखिए कि जिस काम को आपने पहले कभी किया नहीं है उसकी आपको नॉलेज उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी उस व्यक्ति को होती है जिसने उस काम को रोज किया है या बहुत बार किया है। तो इसीलिए वो अंडर राइटर के पास जाते हैं। अंडर राइटर का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होता, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये बिल्डिंग का चित्र है। मतलब ये कौन होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक का तो नाम आपने सुना ही होगा। इनका काम ये होता है कि आईपीओ से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उसको प्रदान करते हैं, उसके ये स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये किसी ना किसी अंडर राइटर से मिलेंगे और अपने बारे में बताएंगे, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे। फिर ये अंडर राइटर के साथ मिल करके एक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस तैयार करेंगे। मतलब समझ लीजिए कुछ जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जिनको उनको सबमिट किसको करना है, सेबी को। सेबी आपको पता होगा स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी काम होता है उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस ये दोनों मिलकर के तैयार करेंगे और अंडर राइटर को ये पता होता है कि इसको कैसे तैयार करना है, इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। तो ये दोनों इसको मिलकर के तैयार करेंगे और इसको सबमिट करेंगे सेबी को। अब ये जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस होता है इसमें कुछ एक चीज़ें बस मेंशन नहीं होती हैं, बाकी सारी डिटेल होती है। कंपनी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कौन इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर है, बाकी सारी डिटेल जो भी कंपनी से रिलेटेड या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती हैं जिसके लिए आप आईपीओ जारी करना चाहते हैं, वो सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस इसमें होती हैं। अगर नहीं होंगी तो आप आईपीओ जारी नहीं कर पाएंगे। बस इसमें दो चीज़ें या कह लीजिए कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, ना तो ऐसा सेबी के द्वारा मैंडेटरी है कि आप उसको प्रदान करिए। पहली बात तो क्या कि जो आप शेयर या आईपीओ जारी करना चाहते हैं उसकी वैल्यू क्या है, मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे डिसाइड नहीं होती है, ना तो यहाँ पे लिखी जाती है। फिर क्या है, डेट, किस डेट में आप इस शेयर को जारी करना चाहते हैं ये भी डिसाइड नहीं होती है। और फिर क्वांटिटी, मतलब कितने शेयर्स आप जारी करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे नहीं होती हैं। तो ये कुछ एक डिटेल हैं जो इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में नहीं होती, बाकी सारी डिटेल होती हैं। सेबी के पास हम सबमिट करते हैं, सेबी के पास सबमिट करेंगे, सेबी अपनी जांच पड़ताल करेगी कि कंपनी क्या है, सही है, फ्रॉड है, क्या है, वो सारी जब जांच कर लेगी और उसके बाद अगर उसको लगता है कि हाँ कंपनी ठीक है, लोगों का पैसा लेकर के भागेगी नहीं, कोई फ्रॉड काम नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगी, अनुमति प्रदान कर देगी प्रमोटर को कि प्रमोटर आईपीओ अपने जारी कर सकता है। जैसे ही आपको अनुमति मिलती है आप खुशी खुशी
अंडरराइटर को इस बात को सूचित करेंगे, या फिर अंडरराइटर अगर आपके संपर्क में रहता है तो उसको अपने आप ही पता चलेगा। फिर क्या होगा, अंडरराइटर का जो मेन काम है वो स्टार्ट होता है। अंडरराइटर का मेन काम क्या है कि अब जब उसे पता चल गया है कि आपकी कंपनी के आईपीओ जारी होने हैं, तो उसका मेन काम क्या है कि उसके पास जो सबसे बड़े बड़े क्लाइंट हैं, मतलब उस अंडरराइटर के कॉन्टेक्ट्स कौन लोग होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, जो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से वो संपर्क करेंगे, आपकी कंपनी के बारे में बताएंगे, और फिर जो भी बातचीत वगैरह होगी बहुत सारे लोगों से, उससे उनको एक एस्टिमेट क्या मिलेगा कि आपकी कंपनी की जो आईपीओ है या फिर शेयर्स हैं, उनकी कीमत को कितने रुपयों के बीच में रखा जा सकता है, या फिर कितने रुपए तक हम रखें तो सेफ रहेगा। तो ये एक रेंज भी बता सकते हैं या फिर एक फिक्स प्राइस भी बता सकते हैं, दोनों ही हो सकता है। तो ये अंडरराइटर का काम होता है पता करना कि कितना आपकी कंपनी की क्रेडिट को लेकर के कितना रुपए आपकी कंपनी के शेयर को रख सकते हैं। जैसे आप बहुत फेमस कंपनी है, फेसबुक या फिर अलीबाबा, अमेजॉन, ऐसे अगर आप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आईपीओ आप निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका नाम पहले से ही इतना ज़्यादा चर्चा में है, तो आपके आईपीओ की कीमत तो हाई रहेगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी को कोई जानता नहीं, एकदम नई कंपनी है, तो ऐसे में लोगों को शंका रहती है कि पता नहीं आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, कैसा उनको रिटर्न मिलेगा, तो ऐसे में आपकी शेयर की कीमत क्या रहती है, कम रहेगी। तो ये काम होता है अंडरराइटर का, पता करना कि शेयर की कीमत क्या रहेगी, और फिर वो उस कीमत को इन्फॉर्म करेगा आपको कि इतनी कीमत यहाँ पे हमको मार्केट में देखने को मिल रही है आपकी कंपनी को लेकर के। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये अंडरराइटर जो होगा वो कंपनी के जितने भी शेयर्स होता है, मतलब ये जो आप प्रमोटर हैं, तो आप जितने भी आप शेयर यहाँ पे निकालना चाहते हैं कंपनी को लेकर के, कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि हम क्या, जैसे अंडरराइटर ने डिसाइड किया है कि एक शेयर की कीमत 10 रुपये हम रखते हैं, ठीक है, 10 रुपये हम रखते हैं, और आपने डिसाइड किया है 20 लाख आपको क्या चाहिए शेयर, मतलब 20 लाख रुपए चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो 10 रुपये एक की कीमत हो गई है, तो आप क्या करेंगे, इसी के प्रपोर्शन में सारे शेयर्स निकालेंगे 10 रुपये के प्रपोर्शन में, ताकि आपको क्या मिल जाए, 20 लाख रुपए मिल जाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 लाख शेयर्स निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, 2 लाख शेयर आप मान लीजिए निकालते हैं, ओके, 2 लाख शेयर आपने निकाल दिए। अब ऐसे में जितने भी शेयर होते हैं वो सारे के सारे शेयर क्या होता है, अंडरराइटर खरीद लेता है। अब अंडरराइटर क्यों खरीदता है, एक तो अंडरराइटर आपसे अपनी फीस वगैरह लेता है, वो उससे वहाँ से उसकी कमाई तो होती ही है, साथ ही साथ अंडरराइटर आपके सारे शेयर्स इसलिए खरीदता है, या फिर सारे शेयर ना हो करके जिस बात पे आप डिसाइड होते हैं, या अंडरराइटर कहता है कि आप 2 लाख शेयर खरीदेंगे तो उसमें से कम 1.5 लाख शेयर तो मैं आपके बेचवा दूंगा। मान लीजिए इतने पे तय हो जाती है बात, तो जितने शेयर होता है वो सारे के सारे खरीद लेगा, 1.5 लाख या 2 लाख, जितने पे बात तय होती। हम यहाँ पे एक तरीके से 2 लाख ही लेकर के चलते हैं, जैसे समझना आसान हो। तो 2 लाख शेयर आपके सारे खरीद लेगा। अब ये अंडरराइटर की हेडेक है कि वो आपकी कंपनी के शेयर्स को, जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं या फिर शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगाते हैं लोग, उनको आपके शेयर्स बेचे। अब आपकी हेडेक नहीं रह गई, ये किसकी हेडेक है, अंडरराइटर की। और इन केस मान लीजिए 2 लाख शेयर उसने आपसे खरीदे हैं और वो केवल 1.5 लाख शेयर बेचने में ही सफल हो पाता है, और इसको भी बेचेगा कैसे, वो मान लीजिए 10 रुपये में आपसे ख़रीदा है, तो जरूरी नहीं वो 10 रुपये में बेचे। अगर आपकी कंपनी की क्रेडिट अच्छी है, लोगों में डिमांड हो रही है, तो इस पर वो क्या करेगा, कुछ प्रीमियम चार्ज करेगा। मान लीजिए 10 रुपये का प्रीमियम चार्ज करके इसे वो कितने में बेचेगा, 20 रुपये का, तो हर एक शेयर पे उससे 10 रुपये का लाभ होगा, तो यहाँ से उसको क्या मिलेगा, कमीशन भी मिलता रहेगा, तो दोनों तरफ से वो कमाई करेगा। तो मान लीजिए 1.5 लाख शेयर वो बेच पाता है, फिर भी 50,000 जो शेयर हैं वो बच जाते हैं। तो वो जो 50,000 शेयर बचे हैं वो ऐसा नहीं करेगा, भाई 50,000 शेयर हैं आपके, आप ले जाइए, आपके इतने शेयर नहीं बिके, अब अपना काम संभालिए, ऐसा नहीं होता है। ये अंडरराइटर से पहले ही बात तय होती है कि जितने शेयर नहीं बिकेंगे उसको आपको ही खरीदना होगा, मतलब उसके लिए जो पेमेंट है वो आप ही करेंगे, अब बाद में आप हमें लौटाएंगे। तो ये 50,000 शेयर मान लीजिए नहीं बिकते हैं, तो वो कौन खरीदेगा, इसे अंडरराइटर ही खरीदेगा। अब आप सोच रहे होंगे पहले खरीदा फिर बाद में खरीदा, खरीदने का मतलब यही है कि अगर शेयर बिकते नहीं है तो वो आपको वापस नहीं करेगा, वो 50,000 शेयर का जो बर्डन है वो अंडरराइटर को ही बियर करना होगा, ठीक है। तो ये होता है आईपीओ जारी करने का प्रोसेस। और अंडरराइटर का क्या काम होता है, प्रमोटर कौन होता है, इन्वेस्टमेंट वाले लोग कौन होते हैं, सेबी का क्या काम होता है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया, कैसे काम होता है, कैसे बेचते हैं, और अगर नहीं होता है तो फिर क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे जो अंडरराइटर होता है वो जो शेयर्स होते हैं उनको बिक्री कैसे करता है, मतलब उसके क्या मेथड्स हैं। तो इसके 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड प्राइस मेथड, जिसमें प्राइस क्या होती है, शेयर की फिक्स है, जैसे यहाँ पे 10 रुपये हमने क्या कर दिए, फिक्स कर दी। एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं बुक बिल्डिंग मेथड, वो प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं होती है, तो वो भी क्या होता है, दोनों हम समझने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड प्राइस मेथड का मतलब क्या है। चलिए यहाँ पे हमने लिखा है, मान लीजिए 1,00,000 इक्विटी शेयर्स हमने जारी किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक शेयर की कीमत मान लीजिए हमने रखी है 20 रुपये। लेकिन ये जो 20 रुपये हमने शेयर की कीमत रखी है, शेयर की कीमत नहीं है, इसकी पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। पार वैल्यू का मतलब आपको बताया था मैंने, फेस वैल्यू किसमें, डेट सिक्योरिटीज। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था पार्ट, उसमें मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू प्रीमियम वैल्यू का मतलब क्या होता है। फेस वैल्यू का मतलब जितना आपके शेयर पे दाम लिखा हुआ है उसे क्या कहेंगे, फेस वैल्यू, ठीक है। 10 रुपये का हमने अभी देखा था कि निकाला था, जो भी एक शेयर था उसकी कीमत 10 रुपये थी, तो वो क्या थी, उसकी फेस वैल्यू थी। अब प्रीमियम वैल्यू इसकी कितनी है, 10 रुपये। प्रीमियम वैल्यू का मतलब कि आपकी कंपनी क्रेडिट के हिसाब से आपके शेयर को 10 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है, तो दोनों कीमतों को मिला करके टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपये। तो एक शेयर की कीमत कितनी है, 20 रुपये, और आपने मान लीजिए 1,00,000 शेयर ही निकाले हैं, तो आपको इन 1,00,000 शेयर के बिकने के बाद कितना वैल्यू टोटल मिलेगी, 20 लाख रुपये मिलेगी, ठीक है। तो अब अगर ये शेयर आपका बिकेगा तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बिकेगा तो अंडर राइटर का ये हेडेक है कि उसको ही सारा बर्डन उठाना पड़ेगा। तो अंडर राइटर इसीलिए जो शेयर की प्राइस होती है उसको डिसाइड करने का काम होता है, बहुत ही कीनली करता है, बहुत ही माइन्यूटली करता है, ताकि उसको लॉस ना उठाना पड़े, ठीक है, फ़ायदा ही हो। हालांकि वो आपसे फीस वगैरह लेता है और दूसरी तरफ से कमीशन लेता है, तो लॉस तो नहीं होता है, लेकिन अधिक से अधिक कमाई करने का उद्देश्य यहाँ पे होता है। तो फिक्स प्राइस मेथड तो बड़ा आसान है, तो शेयर की प्राइस फिक्स है, आपने 1,00,000 शेयर निकाले, जितने लोगों ने खरीदा उतना पैसे आपको मिल गए। दूसरा जो मेथड होता है बुक बिल्डिंग मेथड, इसको समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा उससे अलग है। यहाँ पर भी मान लीजिए आपने 1,00,000 शेयर निकाले हैं अपनी कंपनी के। अब इसमें क्या होगा, 1,00,000 शेयर में अंडर राइटर क्या कहेगा कि 1,00,000 शेयर इस कंपनी के हैं, किस कंपनी के, ABC मान लीजिए कंपनी आपकी है, इस कंपनी के शेयर हमारे पास हैं, जो लोग भी इसको खरीदना चाहते हैं वो बिड कर सकते हैं। बिड का मतलब क्या, बिड कर सकते हैं मतलब बोली लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई प्राइस फिक्स नहीं है। यहाँ पे क्या कर सकता है अंडर राइटर, यहाँ पे एक होता है फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा कि उस शेयर की मिनिमम कीमत कितनी, मान लेते हैं कि उसकी मिनिमम कीमत रखी है 10 रुपये। और एक होता है कैप प्राइस। कैप प्राइस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, मतलब अगर कोई बिड करना चाहता है, बोली लगाना चाहता है उस शेयर के लिए, तो वो उस फ्लोर प्राइस का मतलब 10 रुपये से नीचे की वैल्यू नहीं लगा सकता। कैप प्राइस मान लीजिए 50 रुपये रखी है, तो वो इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता है, ठीक है, 50 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं लगा सकता है। तो इस हिसाब से वो डिसाइड कर देते हैं कि इसके बीच में आप जो भी कीमत लगाएंगे उस पर आपको शेयर मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने अगर 40 रुपये में शेयर लगाया है, कीमत लगाई 40 रुपये का शेयर मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए ये आपने मार्केट में निकाल दिया और इसकी लास्ट डेट रख दी है कि इतने दिन में लास्ट डेट है इसकी, तब तक आप इस पर बोलियां लगा सकते हैं, जितने शेयर आपको चाहिए बता सकते हैं। तो मान लेते हैं, एज अ एग्जांपल दे रहा हूँ, सीरियसली बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि मान लेते हैं कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हम 50 रुपये में इस कंपनी के शेयर खरीदेंगे। और कितने शेयर खरीदेंगे, मान लेते हैं कहते हैं हम 25,000 शेयर खरीदेंगे, के का मतलब समझते हैं 1000, ठीक है। फिर कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम 40 रुपये में इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, और कितने शेयर हम खरीद लेंगे, 50,000 शेयर हम खरीद लेंगे। फिर कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम 30 रुपये में ही इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, और कितने शेयर हमको चाहिए, 20,000 शेयर हमको चाहिए। उसी में और कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमको इस कंपनी के 25 रुपये में शेयर चाहिए, और कितने शेयर चाहिए, हमको 5,000 शेयर चाहिए। और कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे हमको 20 रुपये में शेयर चाहिए, और कितने शेयर चाहिए, 20,000 शेयर चाहिए। और कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे हमको 15 रुपये में शेयर चाहिए, कितने चाहिए, हमको 50,000 शेयर चाहिए। तो ऐसे में आपके शेयर कितने हैं, 1,00,000 इक्विटी शेयर ही आपने निकाले हैं, तो सबको आप शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं। ये बिडिंग का प्रोसेस हो गया, कितने लोग आए, आप बिडिंग किया और ये आपको पता चला। तो आप क्या करेंगे, प्राइस के हिसाब से, मतलब प्राइस के डिमिनिशिंग ऑर्डर में या फिर कह लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप शेयर को लगाते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो प्राइस है वो क्या है, 50 रुपये का। तो सबसे पहले 50 रुपये वाले शेयर कितने हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ 25,000 शेयर हैं। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, 40 रुपये वाले शेयर कितने हैं, तो लगेगा 50,000 शेयर हैं। फिर तीसरा आ जाएगा 30,000 वाले शेयर कितने हैं, तो 20,000 शेयर हैं। फिर क्या आ जाएगा 25 रुपये वाले शेयर कितने हैं, तो 5,000 शेयर हैं। तो आप इनको जोड़िए, तो इनको जोड़ने पर आपको पता चलेगा कि 1,00,000 शेयर यहाँ से हमारे बिक गए हैं। अब इसके आगे आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, कट ऑफ प्राइस निकालेंगे। कट ऑफ प्राइस का मतलब क्या होता है,
शेयर की वो प्राइस जिस पे अब शेयर बिकने के लिए तैयार है। मतलब आपने बोलियां लगवा ली, लोगों ने अपने हिसाब से बोली लगाई, और उसके बाद आप क्या निकालते हैं, एक तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और उसके बाद आपको समझ में आता है कि हाँ ये जो प्राइस है ये क्या है, इसकी बैलेंस्ड प्राइस है जिस पे हमको शेयर को बेचना है। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे आपकी बैलेंस प्राइस कितनी आती है, 25 रुपये आती है। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इतना समझने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि इसकी एक कट ऑफ प्राइस हम निकालते हैं। कट ऑफ प्राइस मान लीजिए 25 रुपये आ गई। अब 25 रुपये शेयर आपने निकाल दिए, तो जिसने भी 25 रुपये से नीचे बोली लगाई है, उनके जो पैसे आपने लिए थे उस समय, उसको आप तुरंत ही रिडीम कर देते हैं। कहते हैं कि आप अपने पैसे ले सकते हैं। 25 रुपये इसकी कट ऑफ प्राइस है, आपकी प्राइस क्या है, काफ़ी नीचे थी, इसलिए आपको शेयर जारी नहीं किया जा सकता है अगर यहाँ तक 1 लाख शेयर आपके बिक रहे हैं तो। अब इसके ऊपर जितने लोगों ने पैसे लगाए हैं, जैसे 25 रुपये से ज़्यादा है, 30, 40, 50, तो क्या आप इनको 50, 40 और 30 रुपये में बेचेंगे शेयर? नहीं, इन सब को भी आप शेयर कितने में बेचेंगे, 25 रुपये में ही बेचेंगे। और इन लोगों ने जितना एक्सेस अमाउंट पे किया है हर शेयर के लिए, उतना पैसा आप इनको लौटा देंगे। जैसे 50 रुपये जिसने पे किया उसको आप 25 रुपये लौटा देंगे। ये कहेंगे कि 25 रुपये कट ऑफ प्राइस है और आपने 50 रुपये पे किया है, तो 25 रुपये आपके हम लौटा रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि आपने इतने पैसे लिए हुए हैं, इसका आप इतना शेयर ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको काम करना होगा। तो ये होता है बुक बिल्डिंग मेथड। इसमें प्राइस फिक्स नहीं होती है, बल्कि एक रेंज दिया जाता है प्राइस का, मिनिमम और मैक्सिमम का। उसके बीच आपको बोली लगानी होती है। फिर कंपनी डिसाइड करती है, अंडरराइटर डिसाइड करेगा कि इसकी कट ऑफ प्राइस कितनी है शेयर की। फिर अगर आपने उससे ज़्यादा पे किया है तो आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। कई केस में ऐसा भी होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई 25 रुपये वाला होता है, उसने 2000 शेयर ही लिए होते हैं। ठीक है, वो 5000 शेयर नहीं लेता। तो ऐसे केस में कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कट ऑफ प्राइस यहाँ पे आ जाती 30 रुपये। ठीक है, कट ऑफ प्राइस निकालने का मेथड हम नहीं जाते हैं। मान लेते हैं 25 या 30 रुपये कट ऑफ प्राइस होती, तो जिन लोगों ने 25 रुपये में बोली लगाई थी, फिर उनको 5 रुपये और देना होता इस शेयर को खरीदने के लिए। तो दोनों ही काम यहाँ पे हो सकता है। पैसे आपको वापस भी मिल सकते हैं और पैसे आपको एक्स्ट्रा देने भी पड़ सकते हैं कट ऑफ प्राइस के हिसाब से। तो ये बुक बिल्डिंग मेथड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कुछ मिसलेनियस टर्म जो अभी हमने पढ़े थे, जैसे एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। ये सारी कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको समझना होगा। जैसे एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, ये जो टर्म होता है, या फिर कह लीजिए एंजल इन्वेस्टर और कैपिटल वेंचर कैपिटल के बीच में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों ही क्या करते हैं, प्राइवेट शेयर्स को खरीदते हैं किसी कंपनी को के लिए, वहाँ पे पैसा लगाते हैं और फिर वहाँ पे उनकी जो बातें होती हैं वो सुनी जाती हैं, मानी जाती हैं, फिर उसके हिसाब से वो कंपनी अपना काम करती है। तो दोनों में अंतर क्या है, दो अलग अलग टर्म क्यों है? तो अंतर क्या है कि जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो कोई एक व्यक्ति होता है जो अपने खुद के पैसे लगाता है किसी कंपनी में। मान लीजिए कि यहाँ पे ABC जो कंपनी है वो ये मान लीजिए ऑनलाइन बिजनेस की कोई कंपनी है, जो ई-कॉमर्स की मान लीजिए कोई कंपनी है। ठीक है, ई-कॉमर्स की कंपनी है, तो यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर के तौर पे कोई व्यक्ति आता है, मान लेते हैं मार्क जुकरबर्ग आ जाते हैं, उनका दिल पसीजता है और वो चाहते हैं कि आपको वो फाइनेंस करे। तो मार्क जुकरबर्ग अगर आपको फाइनेंस कर रहे हैं, ध्यान रखिए फेसबुक नहीं, कौन, मार्क जुकरबर्ग अगर आपको फाइनेंस कर रहे हैं, 20 लाख रुपए दे रहे हैं, तो मार्क जुकरबर्ग आपके लिए क्या होंगे, एंजल इन्वेस्टर होंगे। एंजल का मतलब भैया वो क्या है, देवदूत के रूप में आपके सामने आए हैं आपकी जो भी विपदा है उसको हरने के लिए, मतलब फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस आपको फेस करनी पड़े उसको हटाने के लिए, और आपको पैसा प्रदान करेंगे। तो मार्क जुकरबर्ग आपके लिए क्या हो जाएंगे, एंजल इन्वेस्टर हो जाएंगे। और यहाँ पे जब कोई पैसा आपको देता है तो जाहिर सी बात है कि जब अगर कोई पैसा आपको देगा तो ऐसे फ्री में नहीं कि पैसा दे करके अपना काम वो करेगा। अगर वो आपको पैसा देगा तो आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसमें वो उसको सीट भी चाहिए होगी ताकि उसकी बात सुनी जाए और उसकी बात के अनुसार ही सारे काम हों। ठीक है, फिर इसी तरह वेंचर कैपिटल का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए मार्क जुकरबर्ग ने ना दिए हों बल्कि फेसबुक ने दिए हों, ठीक है, फेसबुक कंपनी ने आपको जारी किया, मतलब वेंचर कैपिटल जो होती है वो कोई एक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि कोई एक फर्म होती है या फिर कोई एक कंपनी होती है या फिर कोई एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। अगर वो आपको फाइनेंस कर रहा है तो वो क्या होता है, वेंचर कैपिटल होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, ये भी प्राइवेटली होता है, प्राइवेट शेयर्स होते हैं। और अगर कोई ये आपको 20 लाख रुपए देगा
तो ये कहेगा कि हमारे इतने लोग आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, बोर्ड मेंबर्स में होंगे, जिससे ये अपने अनुसार आपकी कंपनी को चला सकें। तो ये क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल। तो ये ध्यान रखिए, एंजल इन्वेस्टर कोई एक व्यक्ति होता है और वेंचर कैपिटल के रूप में आपको एक फर्म होती है। इसीलिए अगर कोई एंजल इन्वेस्टर होगा तो उसके पैसे देने की एक लिमिट होगी। मान लीजिए मार्क जुकरबर्ग आप कितना दे सकते हैं, 20 लाख देंगे, 2 करोड़ देंगे, या फिर आपको 20 करोड़ दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई वेंचर कैपिटल है तो वो आपको 20 करोड़ के साथ साथ आपको 200 करोड़ रुपए तक की फाइनेंसिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति के ऊपर ही सारा बोझ होता है, जबकि वेंचर कैपिटल एक पूरी बड़ी कंपनी होती है जो आसानी से 200 करोड़ रुपए तक का भी फाइनेंस आपको कर सकती है। ठीक है, तो ये दोनों आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों क्या हैं और इनमें क्या अंतर है। अब रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी कंपनी ने 200 करोड़ का मान लेते हैं टर्नओवर, आपकी कंपनी करा 200 करोड़ रुपए कमाए, इसमें से कुछ पैसा आपकी सैलरी में चला जाएगा, मतलब जो भी वर्कर्स होंगे मान लीजिए उसमें 100 करोड़ रुपए चला गया, बाकी का कितना बचा 100 करोड़। उसमें से कुछ पैसा लोन वगैरह में चला जाएगा, मान लीजिए आपने कहीं से लोन लिया 50 करोड़ रुपए उसमें चला गया। उसमें से कुछ पैसा आपके मिसलेनियस खर्चों में चला जाएगा, कुछ लोगों को दे दिया जाएगा, जो भी शेयर वगैरह खरीदे होंगे उन लोगों को डिविडेंड वगैरह दे दिया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। और सब कुछ पैसा देने के बाद ही मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए बच जाता है। तो ये जो 2 करोड़ रुपए बचा है, जिस पे अब किसी भी तरह की लायबिलिटी नहीं है कंपनी की, वो क्या कहलाती है, रिटेन अर्निंग कहलाती है, जो कंपनी का ही हिस्सा होती है। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है इस रिटेन अर्निंग का उनको क्या करना है, उसको इसी कंपनी में फिर से लगा देना है या फिर इसको फिक्स्ड कर देना है ताकि आगे और डिविडेंड मिल सके। जो भी करना है वो कंपनी का काम होता है। तो रिटेन अर्निंग का कहीं कॉन्सेप्ट आता है तो आप ऐसे समझ के रखिएगा कि कंपनी के सारे खर्चे खत्म होने के बाद जो उनके पास पैसा बचता है वो क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग होती है। ठीक है, तो ये होती है रिटेन अर्निंग। तो तीनों काफ़ी स्मॉल आपके ये टर्म्स है जिनको आपको समझना था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेफरेंशियल शेयर किसे कहते हैं। ये भी टर्म आपका बहुत आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड पेमेंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज फिक्स्ड एंड इफ समहाउ company liquefies, the owner of the preference share will be the first one to get their money back after the company has paid back its debt। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, शेयर के टाइप्स होते हैं, जैसे एक ऑर्डिनरी शेयर हो गया जिसकी बात हमने भी की, और एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि उनकी जो वैल्यू होती है वो बॉन्ड से तो कम होती है, मतलब जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं उनसे तो कम होती है, लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं उनसे इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो सबसे पहला डिविडेंड वो किसको देगी, प्रेफरेंशियल शेयर वाले को, उसके बाद वो जो ऑर्डिनरी शेयर वाला पर्सन होता है उसको वो डिविडेंड देती है। तो और इसी तरह अगर कंपनी लिक्विफाई होती है, मतलब डाइल्यूट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो ऐसे केस में जब कंपनी के एसेट्स वगैरह बेचे जाएंगे तो उस पे जो पहला हक होगा वो प्रेफरेंशियल शेयर वाले व्यक्ति का होगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो ऑर्डिनरी शेयर वाले व्यक्ति को मिलेगा। तो अगर आपके पास किसी भी कंपनी के प्रेफरेंशियल शेयर हैं तो पहली बात तो क्या है, आपको एक फिक्स्ड यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट मिलता रहेगा कंपनी के तौर पे, और ये एक लॉन्ग टर्म या फिर कह लीजिए परमानेंट एक तरीके से आपने उस कंपनी में पैसे लगाए हैं, पैसा दे करके उसके कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उस तरीके का ये शेयर होता है। तो जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनके बारे में मेरे ख्याल से यहाँ पे समझना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको कॉमर्स से रिलेटेड कुछ नहीं करना है, बस ये टर्म समझना था। और ये जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं ये आपके वोटिंग और नॉन वोटिंग 2 टाइप के होते हैं, इतना समझ के रखिए कि मतलब अगर आपके पास प्रेफरेंशियल शेयर हैं तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के जो मामले हैं या फिर कह लीजिए उसमें वोट देने का अधिकार आपको मिलता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वोट देने का अधिकार ना मिले। दोनों ही तरह के शेयर जारी किए जाते हैं और दोनों की अपनी खासियतें होती हैं कि क्यों वो जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रेफरेंशियल शेयर। अब नेक्स्ट हम समझते हैं बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट या फिर रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बोनस शेयर की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, बोनस का मतलब आप ऐसे ही समझते होंगे, बोनस का मतलब जो आपको एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कंपनी के कुछ शेयर हैं, मान लीजिए कंपनी ने ये कहा है कि जो भी हमारे 4 शेयर खरीदेगा उसको हम 1 शेयर एक्स्ट्रा देंगे। तो ये जो 1 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है यही क्या कहलाएगा, आपका बोनस शेयर कहलाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ये जो शेयर है 1 शेयर आपको फ्री में दे दे, जैसा कि अभी बताया कि आप अगर 4 शेयर खरीदते हैं कंपनी के तो 1 शेयर आपको फ्री में दिया जाए। या फिर इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपको इस शेयर के लिए भी पैसे देने पड़े। मतलब ऐसा करेगी कंपनी ने, मान लीजिए 1 लाख
पहले शेयर जारी किए हैं और उसके बाद वो 50,000 शेयर और जारी करती है कंपनी। लेकिन ये जो 50,000 शेयर जारी करेगी ये डायरेक्ट इसको पब्लिक ना ला करके वो ऐसे करेगी कि जिनके पास कहेगी कि जिनके पास हमारी कंपनी के इतने शेयर्स हैं वो 50,000 जो शेयर हैं उनको वो खरीद सकता है वो व्यक्ति। तो ऐसे क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास 10 शेयर हैं कंपनी के, तो कंपनी आपको ऑफर करेगी कि ये 50,000 शेयर हमने एक्स्ट्रा निकाले हैं, अगर आप चाहें तो आप इनको खरीद सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ फ़ायदे में हम रहेंगे इन शेयर को लेकर के, तो आप कुछ शेयर इसके खरीद लेंगे, लेकिन इन शेयर के बदले में आपको कंपनी को पैसा देना पड़े। मान लीजिए 2 शेयर आपने खरीदे हैं और इन 2 शेयर की कीमत मान लीजिए 40 रुपये हो गई दोनों की, तो वो 40 रुपये आपको कंपनी को पे करना होगा शेयर की वैल्यू। ये फ्री के नहीं है, बल्कि आपको थोड़ी सी प्रिविलेज दी गई है कि पब्लिकली ना ला करके पहले आपको यहाँ पे चॉइस दी गई है। उसके बाद भी अगर यहाँ पे कुछ शेयर बच जाते हैं तो कंपनी उनको पब्लिकली आती है ताकि उनको हर एक व्यक्ति खरीद सके। तो ये होते हैं क्या, बोनस शेयर, मतलब जो एक पब्लिक शेयर से एक्स्ट्रा में आपको दिए जा रहे हैं। ये फ्री भी हो सकते हैं और पेएबल भी हो सकते हैं। फिर यहीं पे एक टर्म आपका इस्तेमाल होता है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपकी जो ABC कंपनी है, ठीक है, ABC कंपनी है, इसकी शुरुआत तो हुई थी 20 रुपये से शेयर की, ठीक है। तो 20 रुपये का एक शेयर आपने खरीद लिया था, ठीक है। मान लेते हैं ये आपने 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और आपने 20 रुपये में एक शेयर खरीद लिया था। आज समय है 2017 की और ABC जो आपकी कंपनी है उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छे टर्नओवर रहे हैं, बहुत अच्छी दौर से गुजर रही है वो, और अब इसके हर एक शेयर की जो कीमत है वो 20 रुपये से बढ़ करके 2 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अब एक शेयर अगर आपके पास इसका है तो मतलब आपके पास कितना है, 2 लाख रुपए है, ओके। मान लेते हैं आपके पास पैसे की कमी हो गई या फिर पैसे की ज़रूरत हो गई, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया या फिर आपको किसी की फ़ीस भरनी पड़ गई, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई 2017 में। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, स्टॉक मार्केट में जाएंगे और कहेंगे मैं अपने शेयर बेचना चाहता हूँ। तो आप एक शेयर इसका बेचेंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए। लेकिन खरीदने वाले के पास भी 2 लाख रुपए होने चाहिए, तभी तो आपका एक शेयर खरीद सकता है। मान लीजिए खरीदने वाले के पास 1 लाख रुपए ही हो, तो ऐसा तो इतने मूर्ख तो आप होंगे नहीं कि चलो कोई बात नहीं 1 लाख रुपए में ही मैं बेच देता हूँ, आप मुझे दे दो। नहीं, 1 लाख रुपए उसके पास होंगे और वो आपकी कंपनी या आपके शेयर को खरीदना भी चाहेगा, लेकिन उसके पास 2 लाख रुपए नहीं होंगे तो वो खरीद नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में आपके पास जो ये शेयर हैं एक तरीके से मुसीबत का काम भी हो सकते हैं कि आपके पास शेयर भी हैं लेकिन आप इनसे पैसे नहीं भुना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं जो इतनी कीमत पे कर सकें इस शेयर की, और कोई व्यक्ति घाटे में जा करके इसको बेचेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करती हैं कंपनियां, जब भी उनकी ऐसी प्राइसेस बहुत ज़्यादा शेयर की बढ़ जाती हैं तो वो क्या करती हैं, स्टॉक स्प्लिट का सहारा लेती हैं। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होगा, वो इस शेयर को बराबर हिस्सों में बांट देंगी, चाहे 2 हिस्सों में बांट दे, 2 हिस्सों में बांट देगी। मतलब क्या करेगी, इसी सेम शेयर को 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के शेयर में ये डिवाइड कर देगी कंपनी। कहेगी आप हमको अपना 2 लाख वाला शेयर दे दीजिए और हम आपको 1 लाख वाला 2 शेयर आपको प्रदान कर देंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब ऐसे केस में ये नहीं होगा कि इससे कंपनी को कोई फ़ायदा होगा, कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो ऐसा होगा कि आपने 2 लाख रुपए वाला शेयर दिया तो आपको कोई नुकसान हुआ है, आपको 2 लाख के बदले में 2 लाख की वैल्यू के ही 2 शेयर 1-1 लाख के मिल गए हैं। ऐसे केस में फ़ायदा ये होगा कि अब आप एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए वाला एक शेयर अब बेच सकते हैं और आपके लिए क्या हो गई, आसानी होगी। मतलब जो भी पर्सन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है शेयर को बेचने की, या फिर कह लीजिए मार्केट में अपने शेयर को बेचना आपके लिए आसान हो जाता है। तो कंपनियां स्टॉक स्प्लिट का सहारा इसीलिए लेती हैं ताकि जो उनके शेयर होल्डर्स हों उनको आसानी हो सके, अगर वो शेयर बेचना चाहें तो वो क्या कर सकें, अपने शेयर को आसानी से बेच सकें और जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके। अगर आप बेचेंगे ही नहीं तो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा नहीं। 2 लाख के बजाय 20 लाख का शेयर हो जाएगा तो आप पहले 20 लाख व्यक्ति वाले को तलाशेंगे तब तो बेचेंगे। अगर 1-1 लाख के शेयर आपके पास होंगे या 10-10 हज़ार के शेयर होंगे तो आसानी से आप बेच सकते हैं। आपको कितने 2 शेयर बेचने हैं तो 2 शेयर 2 लाख के, 1 लाख इसको बेच दिया, 1 लाख किसी और को बेच दिया, 1 लाख देकर लेकर के, तो ऐसे में दोनों शेयर आपके बिक गए और 2 लाख रुपए आपको मिल गए। तो ये होता है स्टॉक स्प्लिट। इसका एक उल्टा होता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि आपने 20 रुपये में शेयर लिए थे और यहाँ पे कंपनी के जो दाम हैं वो काफ़ी कम है और 20 रुपये में ही आपको यहाँ पे शेयर 2017 में भी देखने को मिले, या फिर कोई भी कंडीशन हो। मान लेते हैं कि पैसे जो शेयर हैं, एक शेयर की कीमत 20 रुपये है,
तो ऐसे केस में अगर आप एक शेयर बेचना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, तो मान लेते हैं उसके पास 20 रुपये नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा, आपका शेयर नहीं खरीद सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति इतने छोटे डिनोमिनेशन के शेयर नहीं खरीदेगा। तो ऐसे केस में कंपनियां क्या करती हैं, इसका उल्टा करती हैं। यहाँ पे जैसे स्प्लिट किया था, यहाँ पे रिवर्स करती हैं। मतलब वो आपसे जैसे आपसे कंपनी कहेगी कि आप 20 रुपये वाले हमको 5 शेयर दे दीजिए, तो हम आपको क्या करेंगे, 100 रुपये का एक शेयर दे देंगे। तो ये 5 शेयर जो होंगे, ये आप ला करके सारे के सारे जो शेयर होंगे, 5 शेयर 20-20 रुपये के डिनोमिनेशन के, वो ABC कंपनी को दे देंगे। और ABC कंपनी क्या करेगी, इन शेयर को मिला करके 100 रुपये की वैल्यू का एक शेयर आपको प्रदान कर देगी। तो इस केस में आपको 5 शेयर लेकर के घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 100 रुपये का एक शेयर ही आपके पास होगा। ओके, तो इसको कहते हैं रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। ठीक है, तो स्टॉक स्प्लिट या फिर इसको कई बार ऐसा शेयर स्प्लिटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टर्म को भी समझ करके रखिए, इसका भी मतलब वही है, शेयर स्प्लिट या फिर स्टॉक स्प्लिट, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। नेक्स्ट हम चलते हैं और बात करते हैं ADR, GDR और IDR की। इसका मतलब क्या होता है, क्यों इसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये एक्रोनिम्स हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और IDR का मतलब क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपकी जो ABC कंपनी है वो इंडिया की कंपनी है, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज है, और अब आप चाहते हैं कि आप अमेरिका या फिर USA से भी पैसा कुछ इकट्ठा कर सकें अपनी कंपनी को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। तो अगर आप अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको फिर से सारा वही फॉर्मेलिटी अपनानी पड़ेगी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज के लिए। फिर से आपको एक अंडरराइटर पकड़ना पड़ेगा, फिर उससे आपको रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ेगा जो वहाँ की SEC को देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्या है, SEBI है, वैसे वहाँ पे SEC है, वहाँ सबमिट करेंगे, फिर वो जांच पड़ताल करेगी, फिर उसके बाद आपको सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, फिर अंडरराइटर IPO जारी करेगा आप USA के स्टॉक एक्सचेंज में, जो भी न्यूयॉर्क नैस्डैक वगैरह होगा वहाँ पे। तो ये सारे काम से अगर आप बचना चाहते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना और इतना जो ज़्यादा टाइम लगता है, इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का सहारा ले सकते हैं। ये क्या होता है ये भी समझते हैं। तो अगर आप मान लेते हैं ABC कंपनी है और आप अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं नैस्डैक में या फिर किसी भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उससे आप संपर्क करेंगे। अमेरिका की में जो इन्वेस्टमेंट बैंक होगी उससे आप संपर्क करेंगे और कहेंगे कि हम आपकी मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं अपने शेयर्स को बेच करके, लेकिन हम ये सारे प्रोसीजर से बचना चाहते हैं, तो हम आपसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट चाहते हैं। तो आपसे वो पैसा लेगी इन्वेस्टमेंट बैंक और आपके पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करके, और आपको ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर ये जो भी अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है नैस्डैक वगैरह, वहाँ पे इतने मान लेते हैं कि $10 की एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के नाम से, आपकी कंपनी के नाम से अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी कर देगी। तो कोई भी अमेरिकन व्यक्ति अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो वो इस जो $10 की ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है इसको खरीद सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, $10 वो पे करेगा और इसको खरीदेगा, वो $10 के बराबर की वैल्यू आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा रिटर्न कर दी जाएगी। तो आपको अमेरिकन जो भी कंट्री है या फिर USA से पैसा वापस मिल जाएगा। तो ऐसे केस में होता क्या है इस अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कि इसमें जैसे आपकी कंपनी को फ़ायदा होता है तो आप डिविडेंड देते हैं अपने जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको। तो ऐसे केस में अगर इंडिया में आप हैं तो सारा जो डिविडेंड देंगे वो किस में देंगे, रुपए में देंगे। लेकिन अमेरिकन जो व्यक्ति है जिसके पास ADR है, उसको जब आप डिविडेंड देंगे तो रुपए में नहीं देंगे बल्कि डॉलर में देंगे। मान लीजिए जब उसने आपसे ख़रीदा था तब $1 की जो कीमत थी वो 60 रुपये थी, ठीक है। लेकिन जब आप उसको डिविडेंड दे रहे हैं उस समय तक जो $1 की कीमत है वो 70 रुपये हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे डिविडेंड के रूप में, क्योंकि आप उसे डिविडेंड डॉलर में ही देंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं 60 रुपये में दिया था तब $1 कीमत थी, अब 60 रुपये के बराबर ही हम डॉलर में कन्वर्ट करके आपको देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, जब आप उसको पैसा जारी करें हो सकता है पैसा मजबूत हो जाए, 55 रुपये में ही हो जाए तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। तो दोनों ही कंडीशन होती है। लेकिन आपको पता है कि ये जो पहली वाली जो कंडीशन बताई है इसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब यही काम अगर आपको अमेरिका के बाहर किसी भी मार्केट में या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में करना होता है, सेम काम,
तो आपको GDR की ज़रूरत पड़ती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब आपको अगर लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में से पैसे उठाने या फिर सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज से पैसे उठाने हैं तो यहाँ पे आप क्या लेते हैं, GDR का सहारा लेते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे इंडिया में भी इसकी मांग हुई कि हम भी कुछ ऐसा सिस्टम लाएं जिसकी हेल्प से यहाँ के जो नागरिक हैं वो विदेशों की जो भी कंपनियां में इन्वेस्ट कर सकें। तो इसीलिए हमने भी यहाँ पे जो लाई है वो क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के जरिए हम भी क्या कर सकते हैं कि कोई कंपनी अगर विदेशी आती है तो यहाँ से वो IDR ले सकती है और फिर अगर वो डिविडेंड देगी तो हमको उसी IDR पे डिविडेंड मिलेगा भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, IDR है। तो कहीं भी आपको ADR, GDR, IDR मिले तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमने देखा, यहाँ पे हमने IPO के बारे में चर्चा की, FPO क्या होता है उसके बारे में चर्चा की कि अगर पहली बार जारी करते हैं तो IPO, फिर उसके बाद जारी करते हैं तो उसको FPO कहते हैं। प्रोसेस क्या होता है, अंडरराइटर क्या होता है, प्रमोटर कौन होता है व्यक्ति, सेबी का क्या काम होता है, रेड हॉरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, और फिर जो शेयर होते हैं उनकी जो प्राइसिंग होती है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है, मेथड क्या है उसके, फिक्स प्राइस, बुक बिल्डिंग मेथड, और ये सारी चीज़ें हमने एक साथ ही डिस्कस कर ली हैं। तो बहुत सारा एक आपका एक बड़ा सा चैप्टर जो था वो छोटे पार्ट में मैंने इसको कंक्लूड कर दिया है। इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। और अब जब हम शेयर मार्केट की बात करेंगे इतना सब कुछ समझने के बाद, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे और आप किसी को भी समझा सकते हैं कि शेयर मार्केट एक्चुअली में काम कैसे करता है, वहाँ पे क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें। तो इस पार्ट में अगर आपको कोई भी टर्म नहीं समझ में आया कि हाँ ये टर्म आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं उसे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इंक्लूड करके आपको समझा दूंगा कि ये टर्म क्या होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो मैं और बनाऊँ आपके लिए, अगर हेल्पफुल है तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपको पसंद आता है और आप कमेंट करके बताएंगे नहीं अगर, तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। और मुझे लगता है कमेंट काफ़ी कम आ रहे हैं, कुछ लोगों की पसंद आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कुछ और वीडियो बनाया जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँगा। ठीक है, तो अगर आपके कुछ दोस्त हों जिनको ये समझ ना आता हो IPO क्या है, ADR क्या है, GDR क्या है, प्रमोटर कौन होता है, अंडरराइटर किसे कहते हैं, तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की यूजफुल इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। अगर आप SSC की तैयारी करें तो आप हमारा SSC वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।